हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 12 परमाणु वाला लेसन। आज की इस क्लास में होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 38। इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। लास्ट लेक्चर नंबर 37 में हम लोगों ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी जिसको सुधार किया था बोहर ने। नील्स बोहर इनका पूरा नाम है, नील्स बोहर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नील्स बोहर के परमाणु मॉडल। ठीक है, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये दोनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो यहीं से शुरुआत होती है। तो आज की क्लास जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बेस है, इसलिए आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई भी अदर चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हेडिंग डालेंगे यहाँ परमाणु का बोहर मॉडल। इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे परमाणु का बोहर मॉडल। बोहर मॉडल बोहर का पूरा नाम है नील्स बोहर। ठीक है, बोहर का पूरा नाम क्या है? नील्स बोहर। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, बोहर ने सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स और जो प्रारंभिक संकल्पनाएं दी थी इन्होंने रदरफोर्ड ने, ठीक है ना, इन दोनों को संयुक्त करके, इन दोनों को मिलाकर तीन परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। ठीक है, बोहर ने तीन परमाणु के बारे में तीन परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। ठीक है, किसको किसको? क्लासिकल फिजिक्स और प्रारंभिक क्वांटम संकल्पना। ठीक है, जो जिसको किसने लिया था? रदरफोर्ड ने भी लिया था। ठीक है, तो उसको प्रारंभिक क्वांटम संकल्पना बोला गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बोहर ने, हम लिखते हैं पूरा, देखिए आप लोग। बोहर ने क्लासिकी व प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाओं को संयुक्त करके तीन परिकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहा जाता है, जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक, तो जिस तरीके से हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसी तरीके से आपको कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, और हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझा सकें, और समझाने के बाद कैसे लिखा जाता है ये आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, आराम से आप लोग इसको लिख सकते हैं और बेहतर तैयारी आप लोगों की हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इस परिकल्पना के अनुसार लिखेंगे यहाँ पर, इस परिकल्पना के अनुसार ठीक, इस परिकल्पना के अनुसार सबसे पहला पॉइंट, ठीक, पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर
कुछ निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है, और इन निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाओं को क्या बोलते हैं, अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बताया, इसको लिखेंगे कि किसी परमाणु में, पहला, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिन्हें अस्थायी कक्षाएं इसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक, तो जैसा कि रदरफोर्ड ने बनाया था कि इनकी कक्षाएं जो होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं, सतत होती हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। तो बोहर ने क्या कहा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक निश्चित कक्षा में क्या करता है, निश्चित त्रिज्या वाली कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, यानी प्रत्येक कक्षा की त्रिज्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, तो इन निश्चित त्रिज्या वाली कक्षा में चक्कर लगाता है, और इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं, अस्थायी कक्षाएं कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी परिकल्पना इन्होंने क्या दी कि इन अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन अस्थायी कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इनका जो कोणीय संवेग होता है, ठीक है, कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो दूसरी परिकल्पना हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे, इन अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं इसे, कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, जहां h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है, नियतांक लिख लीजिए, प्लैंक नियतांक है। ठीक, इन्होंने बताया कि इन अस्थायी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा उसका कोणीय संवेग जो होगा वो h/2π का पूर्ण गुणज होगा, जहां h क्या है, प्लैंक नियतांक है। तो कोणीय संवेग को हम किससे दिखाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, अतः कोणीय संवेग को हम दिखाते हैं L से। ठीक है, तो L, मान लो कोई परमाणु है उसमें n कक्षाएं हैं, तो n इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग बराबर क्या होगा, कोणीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग, और कोणीय संवेग है तो उस कक्षा की त्रिज्या भी आएगी, तो mv/r बराबर में ये किसका होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अभी n के लिए नहीं लिख रहे हैं, n के लिए बाद में लिख लेंगे। ठीक है, L बराबर क्या होता है, mvr बराबर में h/2π का पूर्ण गुणज होता है, मतलब ये इसका कोणीय संवेग का मान होता है। ठीक, अगर पहली कक्षा है तो h/2π, दूसरी कक्षा है तो 2h/2π, ठीक है, तीसरी कक्षा है तो 3h/2π। ठीक है, मतलब हर एक कक्षा में h/2π आएगा कोणीय संवेग।
ठीक है ना। तो ये बताया किसने, बोहर ने, ठीक है। उसके बाद जहाँ n क्या है यहाँ लिख लेंगे, जहाँ n, इसको भी लिख देते हैं हम, जहाँ n, जहाँ n क्या है, यहाँ पर n आएगा, n कक्षाओं का नंबर तो यहाँ लिखेंगे ना, जहाँ n जो है, n बराबर है 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। n क्या है, कक्षाओं के क्रमों की संख्या है, या हम कहें जहाँ n क्रमों की संख्या है, क्रमों की संख्या, या इसे बोला जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, या मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है ना। जहां n क्या है, क्रमों की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है ना। तो ये बताया था बोहर ने। तीसरी परिकल्पना इन्होंने क्या दी थी, तीसरी परिकल्पना यहाँ पर लिखते हैं नंबर 3, तीसरा पॉइंट। इन्होंने बताया था कि इन अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है, ठीक है। अस्थायी कक्षाओं में, यहाँ पर लिखेंगे, अस्थायी कक्षाओं में, अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत रहती है, ऊर्जा नियत रहती है, ठीक। इन अस्थायी कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, तो उसकी ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। मतलब अगर अपनी ही कक्षा में चक्कर लगा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, नियत होगी। लेकिन अगर वो कहीं, मतलब किसी, मान लीजिए मूल कक्षा से किसी दूसरी तीसरी कक्षा में जा रहा है, या दूसरी तीसरी कक्षा से वापस मूल कक्षा में आ रहा है, तब ऊर्जा का या तो उत्सर्जन होगा या तो अवशोषण होगा। ऐसा किसने बताया, बोहर ने बताया। जबकि रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि वो सतत रूप से गति करता है और धीरे धीरे गति करते हुए एनर्जी को निकालता है। तो एनर्जी को अगर निकालेगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसकी त्रिज्या छोटी पड़ती जाएगी और धीरे धीरे अंत में आके इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु के अस्तित्व का विनाश हो जाएगा, परमाणु का विनाश हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए रदरफोर्ड की परिकल्पना जो थी, कुछ कमियां रह गई थी, उसको सुधार किया था किसने, बोहर ने, ठीक है ना। तो बोहर ने इतनी बातें बताई, ठीक है। पहली बात क्या बताई कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्या वाली कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, अस्थायी कक्षा कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात इन्होंने बताई कि इन अस्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अब n कक्षाएं होती हैं, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। अब किसी परमाणु में हम मान लेते हैं n कक्षाएं हैं, तो उसका जो कोणीय संवेग होगा वो क्या होगा, nh/2π, ठीक है। और कोणीय संवेग को हम यल से दिखाते हैं, यल बराबर फॉर्मूला होता है mv/r, ठीक है। m द्रव्यमान, v है वेग और r क्या है, कक्षा की त्रिज्या। तो ये किसके बराबर होगा, nh/2π के बराबर होगा। उसके बाद n जो है वो कक्षाओं की संख्या है या क्रमों की संख्या है या मुख्य क्वांटम संख्या, आप ले सकते हो इसे, ठीक है ना। उसके बाद अगली बात, तीसरी बात इन्होंने बताई कि अस्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो रहती है वो नियत रहती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा का ना तो ह्रास होगा ना तो वृद्धि होगी। लेकिन अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी जाए, बाहर से बाह्यतम ऊर्जा दे दी जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में क्या करता है, चला जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद का जो पॉइंट है इसको हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ से बच्चों आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बेस शुरू हो रहा है। अगर यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे तो आगे जो हमारा अगली कक्षा में जो हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बेस यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यही तीसरे पॉइंट में ही है ये। तो इन्होंने क्या बताया, बोहर ने क्या बताया कि किसी निश्चित कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है वो क्या होती है, नियत होती है। तो दो कंडीशन यहाँ पे बनती है
कि ऊर्जा नियत तो रहती है, लेकिन अगर कहीं बाहर से ऊर्जा दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कहीं ऊपर कक्षा में जा सकता है, ठीक है। तो यदि अगला पॉइंट है किसी परमाणु में ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा, इन्होंने बताया था, ठीक है। तो किसी, यहाँ पर लिखेंगे पहला, किसी परमाणु में ऊर्जा का उत्सर्जन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आता है। निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आता है। ठीक। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का उत्सर्जन तभी होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आएगा, ठीक है ना, तभी वो ऊर्जा का मतलब जो है उत्सर्जन करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब आता है तो इसको संक्रमण बोला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है, यहाँ पर लिखेंगे, इसको संक्रमण बोला जाता है। कक्षा में संक्रमण करता है, ठीक है ना। तो किसी परमाणु में ऊर्जा का उत्सर्जन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई परमाणु है और ये है परमाणु का नाभिक, ठीक है ना, और यहाँ पर इसकी ऑर्बिट्स हैं, यानी कक्षाएं हैं इसकी। ये हो गई मान लीजिए पहली कक्षा, ये हो गई यहाँ पर दूसरी कक्षा, और ये हो गई यहाँ पर तीसरी कक्षा, ठीक है। गोला सही से नहीं बन रहा है बच्चों, लेकिन आप लोग समझिए इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। यहीं से आपका बेस शुरू हो रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, उच्च ऊर्जा में है, यहाँ पर है, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में यहाँ पर है, ठीक है ना। और उसके बाद वो जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ से इस कक्षा में आ रहा है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है वो होता है फाइनल क्लास होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो इसी कक्षा में तो रुकेगा, तो यहाँ पर इसकी होगी फाइनल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर घूम रहा था तो ये होगा ई इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आया है इलेक्ट्रॉन। संक्रमण जो है उसका पहली दूसरी तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में हुआ है, ठीक है। तो तीसरी कक्षा में था, वहां पर उसकी ऊर्जा हमने क्या मान ली, ई इनिशियल, प्रारंभिक ऊर्जा थी उसकी। अब वहां से यहाँ आया, कौन सी कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तो यहाँ पर उसकी फाइनल एनर्जी हो जाएगी। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तभी क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक। ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, अन्यथा ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है ना। ये बताया था किसने, बोहर ने। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे कि इस स्थिति में फोटॉन की ऊर्जा, ठीक। अच्छा, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो क्या निकलता है, कोई एक फोटॉन निकल जाता है, ठीक है। ऊर्जा के उत्सर्जन में क्या होता है, एक फोटॉन निकल जाता है। लास्ट क्लास में प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हमने बताया था फोटॉनों की ऊर्जा जो होती है वो h न्यू के बराबर होती है। तो इस स्थिति में फोटॉन की जो ऊर्जा होती है उसको हम किससे दिखाते हैं, h न्यू से, जहाँ h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है, ठीक है ना। तो h न्यू,
यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा किसके बराबर होगी, पहले यहाँ से यहाँ आया है, इसका मतलब इसमें ज़्यादा ऊर्जा थी, इसमें कम ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में होगा ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ठीक है ना। ये बताया किसने, बोहर ने, ठीक है, ये बताया बोहर ने, एच न्यू बराबर ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट, किसी परमाणु में अब दो दो कंडीशन हो सकती है, एक या तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो सकता है और एक या तो ऊर्जा का अवशोषण हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट अवशोषण वाला ही लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मूल कक्षा में होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में होता है और या बाहर से ऊर्जा प्राप्त करके किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षाओं में जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में होता है, अपनी मूल कक्षा में होता है तथा यह बाहर से बाह्य ऊर्जा लेकर किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षाओं में संक्रमण करता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में होता है तथा यह बाह्य ऊर्जा लेकर किसी उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण करता है, तो इस स्थिति में क्या होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रमण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिगर इसका बना देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कोई परमाणु का नाभिक है, ठीक। अब इसमें यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन, ये इसकी क्या है, ऑर्बिट्स है, कक्षाएं हैं इसकी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, घूम रहा है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ से ऊर्जा लेकर मान लीजिए ये इस कक्षा में जा रहा है, ठीक है, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, फाइनल होगी, और यहाँ पर प्रारंभिक थी तो ये हो जाएगा इनिशियल। तो इस स्थिति में फोटॉन की जो ऊर्जा होगी यहाँ पर लिखेंगे, इस स्थिति में फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू बराबर क्या होगा, यहाँ पे ऊर्जा कम थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब जाएगा तो उच्च ऊर्जा वाली में जाएगा, तो यहाँ पर उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, मतलब जो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, यहाँ ऊर्जा का क्या था, उत्सर्जन कर रहा था, यहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा था, यहाँ ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अवशोषण में क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी कम है, यहाँ उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में गया है, तो यहाँ पर उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ई फाइनल में से ई इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक। यानी अवशोषण संक्रमण जब हम करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और जब उत्सर्जन संक्रमण करता है तो वहाँ पर ई इनिशियल माइनस ई फाइनल होता है, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को, इतना ये बोहर ने बताया था
एक परमाणु के मॉडल के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं के चक्कर के बारे में, जो कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कुछ कमियां रख रखी थी। ठीक है, तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था, बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, किसी भी परमाणु के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल, हाइड्रोजन के बारे में जो बोहर ने बताया था, हाइड्रोजन के बारे में बोहर ने क्या बताया कि किसी नहीं, हाइड्रोजन की कितनी कितनी कक्षाएं होती हैं, एक कक्षाएं होती हैं, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है और उसकी कक्षा की त्रिज्या जो होती है, उस कक्षा में उसका वेग क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में किसने बताया, बोहर ने विस्तृत जानकारी दी। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने बहुत से फॉर्मूलों का भी निगमन किया। ठीक है, तो निगमन तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन उसका फॉर्मूला जरूर देखेंगे। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी काम आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसको देखते हैं हम लोग। पहला, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, चूंकि हम n मान लेते हैं, n इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, n इलेक्ट्रॉनों का है, तो n इलेक्ट्रॉनों के लिए इसको हम क्या लिखेंगे, Ln। Ln बराबर हो जाएगा mvn और Rn, मतलब n कक्षा की त्रिज्या और n कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग बराबर होगा किसके, NH/2 पाई के, जैसा अभी हमने आपको बताया था। जहाँ n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, h क्या है, यहाँ लिखेंगे, जहाँ h जो है प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक, प्लांक कांस्टेंट, और n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, या हम कहें ऑर्बिट्स नंबर है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक, ये बताया पहली बात किसने, बोहर ने। ठीक है, उसके बाद जो है n बराबर 1 2 3 होता है, इसको आप लोग लिख लीजिए, 1 2 3 डॉट डॉट इतना। ठीक है, अभी हमने लिखा था इसको। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया था, nवीं कक्षाओं की त्रिज्या। ठीक है, n कक्षा की जो बताया था, इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या वाली कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो n कक्षा की त्रिज्या इन्होंने क्या बताया था, तो इसको लिखते हैं nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा की त्रिज्या, nवीं कक्षा की त्रिज्या। ठीक, Rn बराबर में क्या है, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपान में पाई m इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, पाई इंटू m इंटू सी स्क्वायर, जहाँ n क्या है, वही मुख्य क्वांटम संख्या। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, n मुख्य क्वांटम संख्या है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और ये c नहीं बच्चों, ये e है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, e क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, me स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगर यहाँ पर हम सबका मान रख दें तो हमें जो मिलता है Rn बराबर, मान यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ एप्सिलॉन नॉट h m पाई E का मान रखने पर जो इसका मान आता है वो आता है Rn बराबर 0.53 इंटू 10⁻⁻10
एंगस्ट्राम, सॉरी मीटर, ठीक है, किस में आता है, मीटर में आता है। 0.53 और इंटू 10⁻⁻10 और एन स्क्वायर तो बचेगा, चूंकि हम एन का तो मान रख नहीं रहे हैं तो यहाँ पर एन स्क्वायर भी बचेगा। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। या इसी को हम लोग लिखें कि आर एन बराबर में 0.53 इंटू एन स्क्वायर। अभी 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्राम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई एन कक्षाओं की त्रिज्या। अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फार्मूले में बार बार आपको नियतांकों का मान रखना पड़ता, लेकिन हमने सबकी वैल्यू यहाँ पर रखकर एक वैल्यू निकाल ली। इसका मान कितना है, 0.53। एन क्या है, कक्षाओं की संख्या है, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ एन बराबर, जहाँ n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट कक्षाओं की संख्या है, ठीक। तो अगर हमें पहली कक्षा की त्रिज्या चाहिए तो यहाँ पर 1 रख देंगे और 0.53 से गुणा करा देंगे। n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या, n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या, और इसका 0.53 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो वो हमारा त्रिज्या जो आएगी वो एंगस्ट्राम में आ जाएगी, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट्स किसने बताया, बोहर ने। अभी आगे और है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं, या यहीं पर देख लेते हैं। एक लाइन डाल के यहीं पर देख लेते हैं, देखिए हो जाएगा। अगला तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल, ठीक। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है वो क्या होती है, Vn बराबर फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर अपान में 2ε0 NH, ठीक है, 2ε0 NH, जहाँ n बराबर क्या है, जहाँ n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। ये मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये n कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का वेग है, ठीक है। अगर पहली कक्षा में वेग निकालना है तो n बराबर 1 रख देंगे, दूसरी कक्षा में निकालना है तो n बराबर 2 रख देंगे। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 और एच का मान होता है 6.63 × 10⁻34, ठीक है। इसको भी इतना रख के और एन का मान बदल कर प्रत्येक कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चौथा पॉइंट जो इन्होंने बताया, चौथा पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ठीक, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा n इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया था, ठीक है। तो En बराबर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर En बराबर होता है -RhC/n², इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है, -RhC/n²। अब यह आप लोग जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट, C प्रकाश का वेग, n मुख्य क्वांटम संख्या, R क्या है, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ R जो है वो क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, ठीक है। R क्या है, रिडबर्ग नियतांक है, ठीक। R रिडबर्ग नियतांक है। इसका जो मान होता है, R का मान होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक। ये R का मान होता है, R बराबर 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये R का मान होता है, ठीक है। इसकी विमा जो होती है, L इनवर्स, ठीक। ये इतना हो गया, ठीक है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग इसके आगे जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना क्या है, बेस है, ये इतना उसका बेस है। फॉर्मूले की आगे जरूरत पड़ेगी हमें इस
और यही मेन फार्मूला है, और बाकी भी ये फार्मूले जो है ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएंगे। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए यही मेन फार्मूला है, इसका यूज करके हम लोग कल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और उसमें लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, ऐसे ऐसे श्रेणियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज बाकी बच्चों अगर चैनल पे नए हैं, आप अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।